तरफ जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो उसकी आपको चिट वगैरह कुछ नहीं लगी मिलेगी, एक दिन मिलती है दूसरे दिन, इसलिए कि उनका ये काम होता है कि आपने देखा होगा कि ईद के ज़माने में, वो रमज़ान के ज़माने में किसी को परेशान करना, जो अपनी रिस्क रोज़ी कमा रहा है उसके ठेलों को हटाना, उसको ये कराना, इंकरेजमेंट आप देखिएगा ईद से थोड़ा वो रमज़ान से थोड़ा पहले शुरू हो जाती, बिटवीन रमज़ान उनका दिल चाहता है किसी टाइप पे भी कहीं जा के। अब जब उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि हमें एक दिन है, उनके रेडे उठा के ले गए हैं, उनकी सारी चीज़ें। तो जब तक आप ये छोटे दूसरे इंसानों को मतलब इंसान नहीं समझेंगे और इस तरह से उन्हें ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, आपने जब मार्केट से सब्जी मंडी से कोई चीज़ निकालनी है, आपने ये कह देना है कि भैया ये इस प्राइस होगी और इसके अलावा नेक्स्ट प्राइस पे कहीं भी देखी गई तो ठीक है, उसको बिल्कुल वहाँ से उसको फिर नेक्स्ट उसकी या शॉप को या जो है वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो जब तक ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, देखिए हमारे यहाँ हर सिस्टम में लाकानूनियत बहुत है, कि जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने आप को नहीं संवारेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक हमारे लिए हर चीज़ बहुत प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, आपका कहना है कि लोग रोडों पे आ गए, आप बिजली के लिए लोग तो रोज रोडों पे हैं, दिन रात है, सुबह सैरी पे रहे हैं, आप अफ्तार पे रहे हैं, आपने देखा होगा। मगर अब जैसे समर मुबारक डॉक्टर साहब को कुछ कहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं जी नेक्स्ट जो है उसमें आपको बिजली इतने मतलब टन करके देता हूँ, सब कुछ है, मगर अभी तक उन्हें ईद के बाद ये कहा गया था कि उन्हें फंड्स, अब देखें अल्लाह मियां उन्हें फंड्स मिल जाए ताकि हमारी ये प्रॉब्लम भी सही हो। मगर मेरे ख्याल से जो काम करने वाले होते हैं उनको कोई फंडिंग या कोई चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ बताइएगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरफ मुल्क को लेके जा रही है कि हमारे यहाँ आवाम को सहूलत देने के बजाय उनके लिए मसाइल ज़्यादा पैदा कर दिए जाते हैं, क्या वजह है? देखिए तारिक, ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, किसी भी मुल्क को गवर्न करने की बॉडीज होती हैं, उसमें यह है कि आपके पास सबसे पहले खात्मा होना चाहिए करप्शन का। आप देखें, हम मिसाल जब तुर्की की लेते हैं तो तुर्की की मिसाल आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में 24 आवर्स एक ऐसा सेल बना दिया गया जिसमें तमाम किस्म की कोई भी करप्शन हो वो इमरजेंसी तौर पे उन पे नोटिस लिया जाता है। इस तरीके से वहाँ पे जब एक्शन लिया गया तो ये चीजें सारी खत्म होने लग गई। आप ये देखें कि जब भी आपके पास जो टॉप लीडरशिप आपकी होती है, अगर वो करप्ट ना हो तो नीचे अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो बढ़ता चला जाता है। और जब आपके पास इदारों को आप डीपोलिटिसाइज करेंगे, जब तक आप इदारों को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, आपके पास ये करप्शन, लूट खसूट, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह आपके पास जो है वो पॉलिटिसाइज सियासी भर्तियां होती रहेंगी। आप अभी देख रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। अगर 10,000 नौकरियां दी गई हैं तो या तो वो पैसे के एवज दी गई हैं या तो सियासी मफादात के तहत दी गई हैं, और जिसका जहाँ पे वोट बैंक है उसने वहां पे नौकरियां दे दी लोगों को। तो कोई यहाँ पे हमारे मुल्क में तो जमहूरियत के नाम पे जिस किस्म का खेल खेला गया है लोगों के साथ, मैं समझती हूँ ये तो काबिल अफसोस है और काबिल रहम है। मैं समझती हूँ कि ये जो इन्होंने मुल्क का हशर कर दिया हुआ है, आखिर कभी तो ये जवाबदेह होंगे ना अल्लाह ताला को। लेकिन ये है कि आप जो इस तरह कह रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला करप्शन जब इरेडिकेट होगी और इदारे डीपोलिटिसाइज होंगे, जब तक आपके पास ये सेटअप चेंज नहीं होगा कि फिलहाल इलाका आपका है तो यहाँ पे SHO आपका ही भर्ती होगा, वो 10 लाख रुपए देकर आएगा और मजीद फिर वो भत्तों वगैरह के तहत अपने 20-20 लाख रिकवर करके जाएगा। तो इस किस्म के सेटअप आपके तभी होंगे जब आप इदारों को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमारी ताजिर बरादरी उसके अगेंस्ट क्या कर रही है? क्या ताजिर बरादरी रोडों पे आएगी या हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन करेगी सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ भी 5-6 मीटिंगें की हैं, वज़ीर आला के साथ भी की हैं, सबके साथ की हैं। उसके बाद हमने IG को भी बुला के सब कुछ कहा है, सारी चीज़ें अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब सुनाए हैं, मगर अभी तक जो है कि हमें कोई फेथफुल जवाब और कोई अभी तक जो रिजल्ट नहीं मिला है। मैं यहाँ पर तक हम इसी प्रॉब्लम में इंतजार में है कि जी भाई कल क्या होने वाला है। सही तो मैडम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर लेंगे नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि महंगाई के बावजूद ईद के दिनों में, रमजान मुबारक के दिनों में बाजारों में रश कैसे रहा और ये रश इतना ज्यादा क्यों था? उसे रश को देखकर तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई महंगाई हो गई है या कोई शख्स गरीब भी है, लेकिन गुर्बत, पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे ईद स्पेशल, और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दुर शहबाज निसार साहबा और नाज बलोच साहबा।
इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान अल्लाह का वो तोहफा है आवाम के लिए। इस दफ़ा जो हमने यौम आज़ादी मनाया वो पाकिस्तान में 65 साल के बाद उसी दिन आया जिस रोज़ पाकिस्तान का वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था, पाकिस्तान कायम हुआ था। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने शब कदर की रात बनाया था और इस साल भी यही हुआ है कि 65 सालों के बाद पाकिस्तान में 14 अगस्त जो है जश्न आज़ादी का दिन जो है वो शब कदर को ही मनाया गया। नाज़रीन, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम सिर्फ ये तय कर लें कि हमें किस सिमत जाना है। हमें तरक्की करनी है लेकिन हमने अपना मुंह पीछे की तरफ किया हुआ है। हमने आगे जाना है लेकिन हम रिवर्स गियर की में जा रहे हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। हमारे मुल्क में जो लोग अरबाब इक़्तिदार हैं या जो लोग भी साहिब हैसियत हैं, उनको चाहिए, तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को एक जगह बैठकर इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा और ये तय कर लेना होगा कि हमें अब किस तरफ जाना है। वरना अगर ये मुल्क नहीं रहेगा खुदा ना खास्ता तो इन सियासी जमातों की का कोई करैक्टर नहीं होगा इस मुल्क में, ये सियासी जमातें भी नहीं रहेंगी। तो हमें सिर्फ इस चीज़ पर संजीदगी से सोचना है कि हमें किस तरफ जाना है। मैं नाज एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ महंगाई, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है महंगाई, लेकिन बाज़ारों में अगर जाके देखें, पौश इलाकों के बाज़ारों में जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ जाके देखें, जिस तरह का रश है उस रश से लगता नहीं है कि पाकिस्तान में गुर्बत है या लोगों के पास पैसा नहीं है या लोग गुर्बत की वजह से बाज़ारों में नहीं जा सकते। क्या वजह है इतना रश बाज़ारों में है? और ईद की खुशियाँ में बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे यहाँ जो गुर्बत की लकीर के से नीचे रहते हैं वो ईद की खुशियों में शामिल भी नहीं हो सकते, उनको एक वक्त का खाना भी मुयसर नहीं है और बाज़ारों का रश, इस तज़ाद क्या है? तारिक, ये तज़ाद इस तरह से है कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल हो गई है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई हैं वो इतनी पुअर और पैथेटिक हो गई हैं कि अमीर बंदा जो है वो अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जिस तरह आपने बताया कि शॉपिंग प्लाजाज, मॉल्स वगैरह में रश लगा हुआ है, तो बिल्कुल रश है, लेकिन आपको ये तमाम रश जो है ये सिर्फ आपको पॉश इलाकों में ही मिलेगा, क्योंकि एक तबका जो हमारे अपर सोसाइटी है सिर्फ उसी के पास जो है वो ऊपर से ऊपर जा रही है और जो गरीब है वो तो गरीब तर होता जा रहा है। गरीब इंसान तो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किस तरह ईद पे, मैंने पहले भी आपको कहा, किस तरह से वो अपने बच्चों की खुशियां अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे दवाई लेने के पैसे नहीं है, महंगाई इतनी है कि गरीब का बच्चा सामने उसके तड़प रहा होगा, वो अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता मेडिसिन लेकर दे दे। तो ये तो बेसिक इश्यूज हैं। बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, ये तो मुफ्त इश्यूज है जो फ्री में आपको जो है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को फ्री एजुकेशन दे, फ्री हेल्थ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। यहाँ सारा निजाम ही उलट पुलट है। यहाँ पे आप देख लें, जिस तरह आपने बताया कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पे अगर उनके त्यौहार होते हैं, जैसे आप कहीं पर भी कनाडा चले जाएं, यूके चले जाएं, जब क्रिसमस होती है तो क्रिसमस के त्यौहार के दौरान आपने सिर्फ बताया एग्जैक्टली यही है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, इस तरीके से वहां पे जो है पैकेजेस दिए जाते हैं लोगों को, चीजें सस्ती कर दी जाती हैं ताकि हर कोई, मतलब हमारे दीन, हमारा मजहब जो कहता है उसको प्रैक्टिस जो है वो वेस्ट कर रहा है, और जो हम हैं हम पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हैं। एक चीज देखते हैं कि अरब कंट्रीज में भी रमजान मुबारक के दिनों में महंगाई जो है या कीमतों में बेहद कमी कर दी जाती है। दुनिया में शायद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां पर ये लूट खसूट वाली जो माफियाज हैं, जिस तरह हम कहते हैं भत्ता माफिया या कब्जा माफिया, इस तरह ये भी एक ऐसी माफिया डेवलप हो चुकी है। महीने में जो बजट प्लान दिया गया, यूटिलिटी बजट प्लान फॉर रमजान बजट जो इशू किया गया, ये कहाँ था? ये तो बराए नाम था। गरीब तो वही मरा था, गरीब तो इंसान सोच भी नहीं सकता कुछ लेने की। और बाकी जो लूट खसूट होती है, प्राइसेस हाई कैसे हो जाते हैं, कोई कानून ही नहीं है यहाँ पे, जिसका जो मर्जी आ रहा है अपने रेट पे चीजें बेच रहा है, कोई कानून, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन कितना पुअर है, हमारे पास तो कोई कानून, कोई सिस्टम कुछ चल ही नहीं रहा इस वक्त। यहाँ पे आप टैक्स कलेक्शन देख लें, किसी भी मुल्क में आप जाएं तो आपको यू आर अकाउंटेबल टू पे, यू हैव टू पे योर टैक्स। यहाँ पे हम कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जरूरत हमारी कितनी है, हम एनर्जी की, अब हर चीज को आप देख लें, जैसे एनर्जी की आपने बात कही, तो एनर्जी हमारे मुल्क में वसाइल बिल्कुल मौजूद है। नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, हाइडल पावर के थ्रू हम सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आगे हम जाके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप बिशाम में देख लीजिए, वहां पे 72 मेगावाट की एक हाइडल प्लांट लगाया गया और ये हाइडल प्लांट 2 साल पहले से चल रहा है, एक्टिवेटेड हाइडल प्लांट है, वो नॉर्दर्न एरिया है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे 7-8 बजे बिजली बंद कर देते हैं लोग, पंखों की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है,
ठंडी जगह है और इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, कंजम्पशन लो है, और यहाँ पे आप वहां की एनर्जी को आप आगे पास ऑन कर सकते हैं, दूसरे इलाकों में दे सकते हैं, लेकिन हुकूमत की विल नहीं है, हुकूमत क्यों करेगी? तो मकसद ये कि हर चीज हो, महंगाई हो, कोई भी चीज है, ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल आ सकती हैं। जिस तरह चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि 90 डेज, तो बिल्कुल 90 डेज में आप कंट्रोल में मेजर चीजों को ला सकते हैं अगर आपके पास पॉलिटिकल विल हो। अगर आप ना एक चीज मैडम आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक आपने इन्होंने कहा कि जी पॉलिटिकल विल हो, लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन की उन्होंने बात की और इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से ताजर बरादरी को, हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको किन मसाइल का सामना है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे पाकिस्तान को बने हुए 65 ईयर्स हो चुके। जी जी ठीक है, अब 65 इस दफ़ा हमने जो मनाई थी इंडिपेंडेंट अपना डे 65 मनाया था और इतने सा, मगर मैं कहती हूँ ये खुदा की कोई नेमत है हमारे पाकिस्तान पे और कोई मतलब हजूर करम है कि अभी तक चल रहा है। जितने भी सियासतदान आए, कोई भी आए, सब ने इस मुल्क को लूटा और खसोटा है। सही, कोई चीज़ ऐसी नहीं की है, कोई भी ऐसे आप ये देखें कि हमारी इकनॉमी जो है वो बिल्कुल जीरो पे खड़ी हुई है। और हम जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारे लिए कि आप बांग्लादेश जाएं तो हमारी करेंसी सबसे लो है, आप नेपाल जैसे मुल्क की जो करेंसी है वो भी हमसे ज्यादा है। तो हमें तो इन चीजों का सामना होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक हमारे हुक्मरान जो हैं इन्हें अब स्टेप लेना चाहिए, वो वक्त आ गया है कि ये उस ऐवानों से निकल आए, वहाँ ऐवानों में बैठने के बजाय ये अपनी जो इनके अपने रिहायशी हैं ये उनको सेक्रेटरीट का दर्जा दें और वहाँ बैठें, वहाँ रहें जब तक ये अपने अखराजात कम नहीं करेंगे। सारी चीजें सारी जगह याशियां कौन करेगा? तो इसीलिए तो कह रही है ना कि ये जब तक ऐसे हुक्मरान, तो समझे ये मुल्क तो फिर भी खुदा की, मैंने कहा ना 65 हो गए, किसी ने इस मुल्क को कुछ दिया नहीं है मगर इससे लिया ही है, जिसकी वजह से हम एक बाजू तो पहले ही अपना काट चुके हैं जी। तो अब जो भी आना चाहता है या जो भी हुक्मरानी करना चाहता है वो पहले ये सोच के आए कि इस मुल्क को मैंने देना क्या है, लेने का मत सोच के आए। सही, ले तो सब ने ही लिया है, तो हमारे लिए भी हमें यही प्रॉब्लम, मैंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा आप टैक्स या कोई चीजें, अभी भी जो कराची है 65% यहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है और आप ये देखेंगे जो टैक्स जा रहा है वो भी ताजिरों के उससे जाता है, जो थोड़ा बहुत हो रहा है। हो सकता है समटाइम इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि ना देते होंगे, ये मैं 100% आपको श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, मगर फिर भी उसके बावजूद भी आप, मगर मैं ये कहूँगी कि अब जो है वो दौर और वो वक्त आ गया है कि अब इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। इसलिए कि जब हम दूसरे मुल्क जाते हैं तो हमें फिर इसका एहसास होता है कि क्या चीज है हमारे लिए, क्या आजादी है। सब्सिडीज देते हैं दूसरे ममालिक में, आप सब्सिडी देते हैं बिजनेसमैनों को इतनी ज्यादा। आप बांग्लादेश में हमारे जो गए हैं बिजनेसमैन, बांग्लादेश में जो हमारे बिजनेसमैन गए हैं कि उसमें वहाँ बिजनेसमैनों के, हमारे यहाँ सारा कुछ हुक्मरान भी वो भी हमसे कह देते हैं, अगर कहीं कोई इनको प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे कहते हैं आप इसमें जी क्या डाल रहे हैं शेयर, आप क्या कर रहे हैं इसमें। हम ठीक है, हम डालने को तैयार हैं अगर वो कहते, मगर हमें भी तो फैसिलिटेट किया जाए ना, तो हमें फैसिलिटेट तो कोई भी नहीं कर रहा है ना। हमारे लिए अब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई हैं हमारी, जहां से हमने खुद अर्न करना है, आपको भी देना है, मुल्क को भी देना है, टैक्स को भी देना है, वो चीज तो एक बंद पड़ी हुई है। तो आप उसमें से क्या किसको देंगे? बिल्कुल, एनर्जी क्राइसिस की वजह से लोग रैपअप करके जिस तरीके से फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज हमारी रैपअप होकर चली गई। और दूसरी बात ये कि अभी किसी कंट्री से, हमारे तुर्की से ही एक पाकिस्तानी थे, वो ओवरसी पाकिस्तानी थे, वो सारी कुछ अपनी जमा पूंजी करके वो आ गए कि भाई मैंने बैक होम पाकिस्तान जाना है। वो यहाँ पहुंचे ही थे बेचारे, तो एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचे उधर रास्ते में ही उनको किडनैप कर दिया गया। जो भी उनके पास जमा की हुई रकम थी सारी की सारी, जो उन्होंने यहाँ सोचा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब सोचें एक बंदा सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसके एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। तो आप बताएं रैंसम के लिए तो मतलब लाकानूनियत है ना आपके पास। एक चीज आपके साथ और शेयर करता चलो कि फ्रांस से भी एक पाकिस्तानी आया था पाकिस्तान में, वो 200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आ रहा था और जब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचा है तो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वो किडनैप हो गया और वो सिर्फ 2 करोड़ रुपया देकर उसको रिहाई मिली और रिहा होने के बाद वो पाकिस्तान से वापस अगली फ्लाइट से, नेक्स्ट फ्लाइट से चला गया और उसने वापस पाकिस्तान ना आने की तैयार कर लिया।
जब मेरी उससे 2-3 दफा बात हुई तो उसने कही थी बात यह है कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ के हुक्मरान बहुत जालिम है, क्योंकि उसमें एक हुकूमती शख्सियत के बहुत करीबी अजीज इन्वॉल्व थे उसकी किडनैपिंग में। आप ये देखिए, अब जिस वक्त हुक्मरान ये काम कर रहे हो, हुक्मरान